IBN 7 हौसला है। हमारे कम्युनिटी के मुद्दे लोगों को पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से कि वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, स्ट्रीट प्लेस के माध्यम से। আমি একজন জার্নালিস্ট কেন? नमस्ते, मेरा नाम साधना है और आज हम सिटीजन जर्नलिस्ट के शो पर हैं, जहां वर्ल्ड विजन की अनिला मैम हमारी मदद कर रही है कि किस तरह से हम अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। आज इस सिटीजन जर्नलिस्ट के शो पर हम नन्हे बच्चे उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिन मुद्दों से हम नन्हे बच्चे प्रभावित हैं। आइए देखते हैं इस शो पर आपके लिए क्या है। पहले मैं चोरी करता था, नशा करता था, जुआ खेलता था और इससे मेरे को बहुत साइड इफेक्ट हुआ। मैं सर में हमेशा दर्द हो रहता था और मैं कभी स्कूल नहीं जाता था। यहाँ पैदल चलने वालों को चलने का हक ही नहीं है। फुटपाथ का ये हिस्सा पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए है, न कि मोटरसाइकिल वालों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलोर के स्कूल में हो रहे शोषण के बारे में। यह बात खौफनाक ही नहीं बल्कि उन माता पिता के लिए चिंताजनक भी है। वहीं की एक मां ने स्कूल में सख्त नियम और कानून बनाने की मांग की है, जो कि एक सीजे बनी है। सीजे टीम की सैलजा उनकी मदद कर रही है। आइए देखते हैं उनकी कहानी। मैं हूँ मैत्रेयी नडापना। One day suddenly we saw this news. We've got some breaking news from Bangalore. There's been tension in the city after a class 2 student was allegedly molested. She claims a teacher at a government-aided school asked her to take off her headscarf and then attempted to molest her. That left me shocked. जब पहली बार एक महंगे पब्लिक स्कूल में बलात्कार की बात पता चली तो मैं बुरी तरह से हिल गई। मैंने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। चंद रोज में ही 65,000 लोग जुड़ गए और इससे मेरा भरोसा बढ़ने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, इससे जागरूकता जरूर बढ़ी और मेरे जैसे तमाम लोगों की हताशा को एक स्वर मिला। मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार ही साबित हुई। मुझे भरोसा दिया गया कि एक कमेटी बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी शुरू कर दी गई है, अहम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले स्कूल के लिए एक बाल सुरक्षा नीति का पता चला। जाहिर है इसका दायरा बड़ा होगा। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन जल्द ही सूत्रों से पता चला कि इसे ताक पर रख दिया गया। मैंने change.org पर दूसरी मुहिम छेड़ी। शिक्षा मंत्री से गुजारिश की कि एक कमेटी बनाई जाए और इसमें माँ बाप को भी शामिल किया जाए। आप भी इस मुहिम को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके लिए आपको change.org/Save Schools Now पर जाना होगा। मैत्रेयी नडापना, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठ रहे हैं। यहाँ की बस्तियों में रहने वाले छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, वे सब या तो नशा करने लगते हैं या फिर उन्हें जुआ खेलने की लत लग जाती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने बनाई है एक फिल्म। आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी फिल्म। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। मैं अर्जुन की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे अर्जुन बहुत बिगड़ गए थे। पहले मैं चोरी करता था, नशा करता था, जुआ खेलता था और इससे मेरे को बहुत साइड इफेक्ट हुआ। मैं सर में हमेशा दर्द हो रहता था और मैं कभी स्कूल नहीं जाता था। एक दिन मेरी मम्मी को स्कूल में बुलाया गया और कहा गया कि आपके बच्चे का नाम कर दिया है, जो ऐसा ऐसा करता है, कभी स्कूल नहीं आता। तो मेरी मम्मी वर्ल्ड विजन के सेंटर अमृता मैम के पास गई और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि इसको या तो गाँव भेज दो या हॉस्टल में। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको यहीं रहने दो, हम आपको यकीन दिलाएंगे कि ये सुधर जाएगा और ये कभी कोई कुछ नहीं करेगा, ना चोरी ना गुटखा, और डेली स्कूल जाएगा। तो मेरी मम्मी ने विश्वास माना और धीरे धीरे मुझ में बदलाव दिखा। तो मेरी मम्मी ने मेरे को अपनाया और फिर एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, तभी मेरे को किसी ने बोला कि चल यार चलते हैं कुछ करने। तो फिर मैं नहीं गया। उस दिन से मेरी मम्मी को यकीन है और मेरी मम्मी अब मुझे कहीं भी नहीं भेजना चाहती, ना हॉस्टल ना ही गाँव। फिर स्कूल ट्यूशन जाने लगा। जो पहले से बहुत अच्छे बन गए।
बहुत सुधर गया है। और इसमें अपना एक क्लब खोला जिसका नाम लिटिल चैम्प्स है, और मैं उन्हीं बच्चों को इसमें भर्ती करता हूँ जो नशा, कभी स्कूल नहीं जाते हैं, गांजा वांजा ये सब करते हैं, और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। यहाँ एक तरफ हम शिक्षा के अधिकार के बारे में बातें करते हैं, वहीं दिल्ली के दूसरे स्कूलों में बिना नियमों के फीस बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यथार्थ के पापा सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और सीजे टीम की वंदना दीदी उनकी मदद कर रही हैं। ये स्कूल नहीं है, ये दुकानें हैं। They are just shops. बस फीस की एक नोटिस आ जाती है जी, अगले महीने से मतलब अगले साल से आपकी फीस ये हाइक हुई है। 3-4 साल से यही चक्कर चलता है कि फीस हाइक होती है बिना किसी इंटीमेशन के। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले और सस्ती मिले और गुड क्वालिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम मोहित गोयल है। मैं आज सीजे बना हूं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स मनमाने तरीके से जो फीस बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपसे बात करने के लिए। मेरा 7 साल का बेटा यथार्थ दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित सृजन मॉडल स्कूल में पढ़ता है। बीते 5 साल से ये स्कूल सालाना 10% की दर से फीस बढ़ा रहा है, वो भी अभिभावकों को बताए बगैर। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले यथार्थ जैसे किसी छात्र के लिए फीस 80,000 रुपए तक बढ़ा दी जाती है। ऐसे में अगर देश भर में बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। मैंने इस मुद्दे की गहराई में जाने का फैसला किया। मुझे शिक्षा निदेशक के 2010 के सर्कुलर के बारे में पता चला। इस सर्कुलर के मुताबिक कोई स्कूल तब तक फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता जब तक कि उसे शिक्षा विभाग से ऐसा करने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसा हो रहा है या नहीं, मैंने इसे परखने का फैसला किया। इस सर्कुलर के बेस पे मैंने एक आरटीआई डाली, ये पता करने के लिए कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपने एरिया में इस सर्कुलर को कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्कूल फी हाइक में क्या रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। आरटीआई का रिप्लाई बहुत चौंकाने वाला था। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि वो बता सके कि किस स्कूलों में डीई नॉमिनी ने अप्रूवल दिया है और किन स्कूलों में डीई नॉमिनी ने अप्रूवल नहीं दिया, जबकि इस एरिया के सारे स्कूलों में फी हाइक हुई है 10%, 15% और किसी में 18%। रिकॉर्ड्स ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मैटर है। शिक्षा विभाग ने मुझे स्कूल की फीस वृद्धि के रिकॉर्ड भेजे। ये रिपोर्ट तय दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाए जाने का खुलासा करती है। IBN 7 को मिले दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि स्कूल प्रशासन ने शिक्षा निदेशालय नॉमिनी को भी बैठक में नहीं बुलाया। सर्कुलर के हिसाब से फी हाइक एक मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है। अगर स्कूल के पास कुछ भी सरप्लस फंड्स हैं तो उसे फी हाइक नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान 2011 नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री अनिल देव सिंह कमेटी गठित करी, ये देखने के लिए कि स्कूलों में कितनी कमर्शलाइजेशन हो रही है, उनके अकाउंट्स बुक्स को ऑडिट करने के लिए और सरप्लस फंड्स का पता लगाने के लिए यह कमेटी गठित करी गई। कमेटी ने पूरी दिल्ली के स्कूलों में अनुचित तरीके से फीस बढ़ोतरी के मामले पाए। कमेटी ने कई स्कूलों की तरफ से ज्यादा वसूली की गई राशि को 9% ब्याज के साथ लौटाने की सिफारिश भी की। ये आदेश वकील अशोक अग्रवाल की उस याचिका के बाद आया जिसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद स्कूल पर असंगत तरीके से फीस में बढ़ोतरी के आरोप लगे। कम से कम 441 स्कूलों ने अनुचित रूप से फीस में वृद्धि की है। इन स्कूलों को पैसा 9% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया है। अकॉर्डिंग टू आवर एस्टीमेट, हमारे अनुमान के अनुसार अब तक कुल राशि वापस करने का जो आदेश है वो 200 करोड़ है। नवंबर 2014 में आरटीआई के रिप्लाई के बेस पे मैंने श्रीमती पद्मिनी सिंघना को एक लेटर लिखा है जिसपे उनसे कहा गया है कि रिकॉर्ड्स फी हाइक के बारे में रिस्पेक्टिव जोन में रखे जाने चाहिए। आगे से अनजस्टिफाइड फी हाइक ना हो, इसके ऊपर डिपार्टमेंट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए। अभी तक इस लेटर का जवाब नहीं मिला है। सीजे टीम के साथ मैं डिप्टी डायरेक्टर मिसेस नीना कुमारी से मिलने गया। शी रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन कैमरा। डिप्टी डायरेक्टर ने जिम्मेदारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिसेस पद्मनी सिंगला पर सौंपी।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिसेस पद्मिनी सिंगला इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। मीटिंग में है। हालांकि सीजे टीम ने ईमेल, फोन कॉल्स और इंटरव्यू की कोशिश जैसे तमाम प्रयास किए। बच्चों के माता पिता बढ़ती हुई फीस के कारण अभी भी दबाव में जी रहे हैं। हम CNN-IBN पर इस स्टोरी का फॉलोअप करते रहेंगे। ये मेरी बस्ती है और मेरी उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो बुरी संगत में चले जाते हैं ज़्यादातर। और मैं भी चला गया था, लेकिन मैंने अपने आप को वहाँ से निकाला और दूसरों की मदद कर रहा हूँ कि वो भी अपने आप को वहाँ से निकाले। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम जानते हैं अपने डॉक्टर साहब से कि स्वयं फ्लू से कैसे बचाव किया जा सकता है। Swine flu, we are now all aware after the epidemic. हम सबको भलीभांति पता है कि स्वाइन फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। The common symptoms that सांस लेने में जबरदस्त दिक्कत इसका सामान्य लक्षण है। आगे चलकर बीपी घटने लगता है और उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। Starts developing severe nausea or vomiting. If the patient has any other disease that अगर मरीज को कोई और बीमारी है तो उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता घट जाती है। मसलन डायबिटीज, फेफड़े की बीमारी या फिर कैंसर जैसा रोग। And any other इन रोगों के मरीज को अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। Those patients should be extra careful. Try and not expose yourself. किसी ऐसे आदमी के संपर्क में ना आए जिसे वायरल इन्फेक्शन या कफ हो। Try and avoid extremes of cold. सर्दी में बच के रहें। सुनिश्चित करें कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज के मरीजों का लगातार उपचार होता हो। Take their treatment regularly. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। If is not controlled, you are at a higher risk of catching a severe infection. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब से मैंने चाइल्ड जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग ली है तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे यहाँ की जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं वो हम आप तक कैसे पहुँचा सकते हैं और आप भी ये कर सकते हैं। आपके यहाँ की जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं वो आप पिक्चर्स और फोटो के द्वारा हमें भेज सकते हैं। तो अब आप देखिए पिक्चर्स और वीडियोस। 14 वर्षीय अर्जुन ने दिल्ली के मदनपुर खादर से ये तस्वीर भेजी है। इसमें वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को साफ पानी मुहैया नहीं है और वो गंदगी में रहने को मजबूर है। इस दूसरी तस्वीर में अर्जुन बच्चों की जिंदगी की विडंबना दिखा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे सड़कों पर खिलौने बेच रहे हैं। एक और तस्वीर मदनपुर खादर की 19 वर्षीय रिंकू ने भेजी है। इस तस्वीर में एक बच्चे को एक डंप यार्ड में भोजन की तलाश करते देखा जा सकता है। रिंकू कहती है कि एक ओर ऐसे लोग जो भोजन बर्बाद करते हैं और वहीं दूसरी ओर कितने सारे बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। 16 वर्षीय रानी ने जहांगीरपुरी इलाके में कचरे बीनने वालों के बच्चों के जीवन का एक दृश्य अपने कैमरे में कैद किया है। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और सारा दिन इस कूड़े के बीच बिताते हैं। 19 साल के आकाश ने कचरे बीनने वाले बच्चों की ये तस्वीर ली है। आकाश कहते हैं कि कचरे की बोरियों की जगह इन बच्चों के कंधों पे स्कूल बैग होना चाहिए। दिल्ली में जहां एक तरफ मॉल है, मेट्रो है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पे आम लोगों के लिए फुटपाथ भी नहीं है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। सीजे टीम के रॉबिन उन लोगों से मिले, उनकी समस्या सुनी। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ज्यादातर लोगों के लिए दौड़ना बेहद जरूरी है। ये सेहत, तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक ताकत देता है। जब मैं अमेरिका में था तब मैं काम के लिए जाते वक्त दौड़ा करता था। लेकिन दिल्ली में दौड़ना बेहद मुश्किल काम है। यहाँ इसके लिए सुविधाएं ही नहीं है। मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पैदल चलने वालों को चलने का हक ही नहीं है। यहाँ सड़क के किनारे चलने के लिए बेहद संकरी जगह है और जो फुटपाथ है वहाँ भी उसका उपयोग पैदल चलने के लिए नहीं होता। यहाँ भी कुछ लोग अपनी कार लेकर घुस जाते हैं तो कुछ अपनी मोटर बाइक लेकर। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, लेकिन इस लड़के की तरह कई बाइकर्स पैदल चलने वालों की राह में आ जाते हैं।
इसलिए जब आप दौड़ या पैदल चल रहे होते हैं तब आपको लगातार इन चीजों पर भी नजर रखनी पड़ती है। इन सभी बाइकों को चकमा देना भी खतरे से खाली नहीं। इस फुटपाथ का यह हिस्सा पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए है, ना कि मोटरसाइकिल वालों के लिए। ये फुटपाथ जहाँ खत्म होती है वहाँ आपको मुख्य सड़क पर ही पैदल चलना खत्म करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको तेज गति से दौड़ने वाली कारों और बाइकों के साथ ही दौड़ना पड़ेगा। इसलिए आप देखें, जहां ये फुटपाथ खत्म हुआ उसके बाद आपके सामने कूड़ा करकट पर या फिर मुख्य सड़क पर ही पैदल चलने का विकल्प है। लेकिन याद रखें, इस सड़क पर गाड़ियां बेहद तेज रफ्तार से चलती हैं, इसलिए यहाँ पैदल चलना जानलेवा साबित हो सकता है। जाहिर है, सड़क पे दौड़ना नामुमकिन सा है। एक नजर इधर कार और बाइकों पर डालिए, यहाँ तो आप कतई पैदल नहीं चल सकते। यहाँ ज्यादातर जगहों पे फुटपाथ नहीं है, अगर है भी तो उस पे गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलती हैं, इसीलिए हमें सड़क पे चलना पड़ता है। जो हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, उनको स्पेस ही नहीं देते कार वाले। उनको लगता है कि रोड उन्हीं के लिए बनी है, हम लोग के लिए बनी नहीं है। जैसे कारों के लिए एक सेफ वे बनाया जाता है चलने के लिए कि वो हाई स्पीड पे चल सकती हैं, सेफ्टी वे भी जा सकती हैं, बट पेडेस्ट्रियन को भी एक नॉर्मल वे मिलना चाहिए जिससे आसानी से वो उस पर चल सके। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मांग दिल्ली वालों को जरूर करनी चाहिए। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट रॉबिन महम। आज के सीजे शो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन का माहौल बन चुका है। अगर आपका कोई भी मुद्दा या परेशानी है तो आप हमें सीजे वेबसाइट पर भेज सकते हैं। आने वाले हफ्तों में हमारे नन्हे सीजे ऐसी और भी फिल्म लेके आएंगे बड़े विजय के साथ आपके सीजे शो पर। धन्यवाद।